बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों की विशेष श्रृंखला, और इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों सत्य असत्य कथन छांटिए। क्या पढ़ने वाले हैं आज? सत्य असत्य कथन छांटिए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं सत्य असत्य कथन छांटने के लिए। पहला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज में 3 सममित रेखाएं होती है। एक समबाहु त्रिभुज में 3 सममित रेखाएं होती है, कथन सत्य है असत्य? बच्चों इसका कथन हमारा सत्य हो जाएगा। बच्चों याद रखिए, यहाँ पर मैं सत्य के लिए राइट का चिन्ह इस प्रकार और असत्य के लिए क्रॉस का चिन्ह लगाऊंगा, इससे आप समझ जाएंगे। अगला है दूसरा, विषम बाहु त्रिभुज में कोई सममित रेखा नहीं होती। बिल्कुल कथन सत्य है, विषम बाहु त्रिभुज में कोई भी सममित रेखा नहीं होती। किसी घटना के घटित होने की संभावना को मध्यिका कहते हैं। किसी घटना घटित होने की संभावना को मध्यिका कहते हैं, बिल्कुल गलत है, कथन असत्य है। तो क्या बोलेंगे बच्चों? घटना घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। यहाँ पर मध्यिका लिखा हुआ है, इसलिए कथन हमारा असत्य हो जाएगा। अगला है, आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता वाला आंकड़ा माध्य कहलाता है। यह भी कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक बारंबारता वाला आंकड़ा बहुलक कहलाता है, इसलिए यहाँ पर माध्य लिखा है, इसलिए कथन हमारा असत्य हो जाएगा। 1/4 का दशमलव रूप 0.25 है, कथन हमारा सत्य होगा। अगला है, आयत एक समांतर चतुर्भुज है। यह भी कथन सत्य है, आयत एक समांतर चतुर्भुज है। बच्चों हमेशा याद रखिएगा, प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज तो है, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते। अगला है, प्रत्येक समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। 20 के बारे में चर्चा कर रहे थे, प्रत्येक समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है, तो यहाँ पर ये कथन हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज तो है, लेकिन प्रत्येक समांतर चतुर्भुज आयत नहीं है। प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग है, यह भी गलत, क्योंकि सभी वर्ग एक समचतुर्भुज तो है, लेकिन सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं है, यह कथन हमारा असत्य होगा। पतंग एक चतुर्भुज है, बिल्कुल सत्य कथन है बच्चों। पतंग इस प्रकार होता है, आप सबको मालूम है, पतंग इस प्रकार होता है, और पतंग क्या है? एक चतुर्भुज है। पतंग क्या है बच्चों? एक चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर होती है। समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर होती है। समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, ध्यान रखिएगा, ये इस तरह से होता है बच्चों समलंब चतुर्भुज, केवल इसकी सम्मुख एक ही पेयर, एक ही जोड़ी समांतर होती है, बाकी समांतर नहीं होती, तो कथन हमारा असत्य हो जाएगा। समचतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 4 संपूर्ण होता है, तो बिल्कुल सही है। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों के 360 अंश होता है, और 360 अंश 4 संपूर्ण के बराबर होता है। 360 अंश 4 संपूर्ण के बराबर होता है, इसलिए कथन हमारा सत्य हो जाएगा। अगला, चतुर्भुज का एक विकर्ण चतुर्भुज को 4 त्रिभुजों में बांटता है। यह कथन बिल्कुल असत्य है बच्चों। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज में जो विकर्ण होता है 2 त्रिभुज में बांटता है। कितने त्रिभुज में बांटता है? 2 त्रिभुजों में बांटता है, और यहाँ पर लिखा है 4 त्रिभुजों में, यह कथन क्या होगा? असत्य होगा। अगला है, चतुर्भुज में आसन्न कोणों के 4 युग्म होते हैं। चतुर्भुज में आसन्न कोणों के 4 युग्म होते हैं, तो यह कथन हमारा क्या होगा? सत्य हो जाएगा, क्योंकि चतुर्भुज में 4 आसन्न कोण होते हैं, 1 2 3 4। चतुर्भुज में सम्मुख कोणों के 4 युग्म होते हैं, यह गलत है बच्चों। चतुर्भुज में सम्मुख कोणों के केवल 2 युग्म होते हैं, इसलिए यह कथन हमारा असत्य हो जाएगा। अगला है, चतुर्भुज के चारों कोणों में से प्रत्येक 90 अंश नहीं हो सकता। चतुर्भुज के चारों कोणों में से प्रत्येक 90 अंश का नहीं हो सकता, यह कथन असत्य है, क्योंकि प्रत्येक 90 अंश का हो सकता है, जैसे कि वर्ग है, आयत है, यह चतुर्भुज है, और सभी कोण 90 अंश के होते हैं। एक ही तल में स्थित रेखाएं जो परस्पर प्रच्छेद ना करे समांतर रेखाएं कहलाती है, कथन हमारा सत्य होगा। अगला है, प्रत्येक परिमेय संख्या को 1 दशमलव रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बिल्कुल व्यक्त किया जा सकता है बच्चों, जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं सबको हम विभाजित करके, भाग दे करके दशमलव रूप में ला सकते हैं, इसलिए हमारा कथन सत्य होगा। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, यह भी कथन सत्य है। मूल बिंदु आप समझ रहे होंगे बच्चों, काटते तल में इस तरह से ये इस तरह से यहाँ पर जो रेखाएं काटती हैं, x अक्ष और y अक्ष, यहाँ पर इसके निर्देशांक 0 0 होता है, इसको हम मूल बिंदु कहते हैं। कागज के तल को निर्देश तल या कार्तीय तल कहते हैं, बिल्कुल सही है। कागज के तल को हम निर्देश तल या कार्तीय तल कहते हैं, कार्तीय तल कहते हैं। ऋण 5 और ऋण 4, ऋण 5 ऋण 4 चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। इससे पहले आपको बताया गया था बच्चों, ये इस तरह से पहले चतुर्थांश में धनात्मक, दोनों धनात्मक होता है, x अक्ष y अक्ष भी। दूसरे चतुर्थांश में चले जाएंगे तो x ऋणात्मक होता है, जबकि y अक्ष धनात्मक होता है। तीसरे में चले जाएंगे तो x और x दोनों ऋणात्मक, x और y दोनों ऋणात्मक होता है। चतुर्थ में x अक्ष धनात्मक और y अक्ष ऋणात्मक होता है। अब यहाँ पर दोनों ऋण दिया हुआ है, तो यहाँ पर तीसरा चतुर्थांश आना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या लिखा है? चतुर्थ चतुर्थांश, इसलिए हमारा कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। a² - b² बराबर a - b होता है, यह भी कथन असत्य होगा। क्यों? क्योंकि a² - b² बराबर एक बार माइनस में होता है, तो दूसरी बार
प्लस में होता है, अर्थात ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है, इसलिए कथन हमारा असत्य होगा। सर्वांग समता का चिन्ह है, देखो सर्वांग समता का चिन्ह स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सत्य है, सर्वांग समता का चिन्ह यही होता है बच्चों। अगला प्रश्न है, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक संगामी होते हैं, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक संगामी होते हैं, हमारा कथन सत्य है। अगला है, यदि x कोई शून्येतर परिमेय संख्या हो तो x घात शून्य बराबर 1 होगा, बिल्कुल कथन सत्य है बच्चों, क्योंकि घातांक के नियमानुसार किसी भी संख्या घात शून्य होने पर उसका मान 1 होता है, इसलिए हमारा कथन क्या होगा, सत्य होगा। यदि x कोई शून्येतर परिमेय संख्या है तो x घात शून्य बराबर 1 होगा। समीकरण के दोनों पक्ष सदा बराबर होते हैं, बिल्कुल यह कथन भी हमारा सत्य है, समीकरण के दोनों पक्ष सदा बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। समान हर वाली, ध्यान समझिएगा बच्चों, अगला सत्य सत्य है, समान हर वाली परिमेय संख्या में बड़े अंश वाली संख्या बड़ी होती है। हम जैसे एक उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ जिससे आप समझ जाएंगे। 1/, समान हर वाली ना, 1/3, 2/3, 3/3 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर समान हर वाली परिमेय संख्या में बड़े अंश वाली संख्या बड़ी होती है, तो बड़ी अंश वाली संख्या बिल्कुल बड़ी होगी बच्चों, बाकी से तो बड़ी है, इसलिए हमारा कथन क्या होगा, सत्य होगा। प्रत्येक शून्येतर परिमेय संख्या या तो धनात्मक होती है या ऋणात्मक, हमारा कथन बिल्कुल सही है बच्चों। क्यों? क्योंकि हम देखिए संख्या रेखा में भी आप देखे होंगे, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3 इस तरह से लिखते हैं, डॉट 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 डॉट। तो यह प्रत्येक शून्येतर परिमेय संख्या या तो धनात्मक हो सकती है या तो फिर ऋणात्मक हो सकती है, बिल्कुल कथन हमारा सत्य है। अगला है, 0 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल सत्य कथन है, 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0 हम 1 लिख सकते हैं, लेकिन 1/0 नहीं लिखा जा सकता बच्चों, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा में हमने पढ़ा है, परिमेय संख्या परिभाषा में क्या पढ़ा है बच्चों, यदि P/Q में Q 0 के बराबर नहीं है तभी वह परिमेय संख्या होगी, और यदि Q 0 के बराबर होगी परिमेय संख्या नहीं होगी। अर्थात हम 0 को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं 0/1, जबकि 1/0 लिखेंगे तो वह अनंत हो जाएगा, अर्थात अपरिभाषित हो जाएगी। अतः 0 एक परिमेय संख्या है, हमारा कथन सत्य है। अगला है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, हमारा कथन बिल्कुल सत्य है बच्चों, सही है। अगला प्रश्न है, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, एक बार और सुन लेंगे, डॉट डॉट डॉट, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 को पूर्णांक संख्या कहते हैं, इंटीजर नंबर कहते हैं, हमारा कथन बिल्कुल सत्य है बच्चों, पूर्णांक संख्याओं को इस रूप में प्रदर्शित किया जाता है। बच्चों इस खाली स्थान के इस सत्य सत्य के साथ ही आज का हमारा क्लास भी यहीं समाप्त होता है। निश्चित रूप से आपको जितने सत्य सत्य प्रश्न बताए गए सभी अच्छे से समझ में आए होंगे और पसंद भी आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा बच्चों, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले भाग में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।